बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज पीएसएल का जो है स्टार्ट हो रहा है। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। आपको पता है किस तरीके से क्रिकेट का एक जो यॉनरा है, एक जो लवर्स हैं, लोग हैं, दीवाने हैं इसके, वो सारे जो शायकीन हैं वो बहुत इन्जॉय करेंगे इस इवेंट को, इस मोमेंट को। तो आज से शुरू हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का ही अपना इवेंट है। तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें आपको पता है कि 6 टीमें होती हैं, जिसमें इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, ये सारी टीम्स जो हैं वो शामिल होती हैं और ये खेलती हैं, मैदान में उतरती हैं और आप सब इसका जो है हिस्सा बने रहते हैं। तो मैं सारी टीम्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। और साथ साथ जो पाकिस्तान के ग्राउंड पे आप देखते हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो भी आपको खेलते हुए नज़र आते हैं और उनको भी बड़ी पजीराई मिलती है। बड़ा सख्त मुकाबला होता है, बड़ी मुश्किलों में होते हैं हमारे खिलाड़ी भी और हमारी आवाम भी, क्योंकि बड़ी दिल आज़ारियाँ भी होती हैं, बड़ी दिलजोई भी होती है और बड़ी खुशियाँ भी होती हैं और वाकई सच्चे दिल से दुआएं मांगी जा रही होती हैं इस ग्राउंड के लिए, इस गेम के लिए। तो आई विश ऑल द टीम, एवरीवन, जो मैदान में खेल रहा है, उतर रहा है, उन सबको बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस। उसके बाद हम आज हमारे पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि आज हम सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारा, उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा शोर अभी मचा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने क्या किया है कि टैरिफ लगा दिए हैं, ठीक है, मुल्कों के ऊपर। और ये टैरिफ क्या होता है आपको नहीं पता होगा। ये होता है कि पाकिस्तान अगर कोई 100 रुपये की प्रोडक्ट अमेरिका को बेचता था, ऑलराइट, अब उस पर अगर अमेरिका ने 29% पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, तो पाकिस्तान की वही प्रोडक्ट जो 100 रुपये की वहाँ पे सेल होती थी, अब वही 129 रुपये की सेल होगी। मतलब पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर अब महंगी हो जाएगी और वहाँ के जो लोग हैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कम कर देंगे। तो ट्रम्प का ये कहना है कि तमाम मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे ताकि उन ममालिक की जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी महंगी हों और जो अमेरिका की जो आवाम है वो अपनी जो बनी हुई प्रोडक्ट है, अपनी बनी हुई जो मेक है, प्रोडक्ट्स, चीज़ें, उसकी तरफ आ जाए। तो बेसिकली वो अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मगर जो बाकी ममालिक है ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अब हमारे यहाँ पे बैठ के काफ़ी जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स के थ्रू जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, अब उनको क्या क्या इसके नुकसानात होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस टैरिफ की वजह से, इस पर भी बात करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज डिस्कस करना। अच्छा, वैसे ये जो टैरिफ है ये अभी थोड़ा सा पोस्टपोन भी हुआ है और मेरे ख्याल से 90 डेज़ के लिए टैरिफ जो है ना उसको सस्पेंड किया गया, अभी सिर्फ चाइना के ऊपर लगाया है। तो अब ये क्या सिस्टम होता है, किस किस के साथ पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, चाइना अमेरिका के दरमियान। चलें जी, हमारे पास उमेर अरशद साहब हैं जिनसे हम आज बात करेंगे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। इनसे हम आज ये पूछेंगे कि टैरिफ लगने के बाद जो है पाकिस्तान में जो बैठे ई कॉमर्स वाले लोग हैं और जो सेल कर रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बताइएगा जी, सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब ये टैरिफ जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी। डेफिनेटली टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा वो अभी के लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज दुनिया में जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है, इवन पाकिस्तान में जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है, तो हर कारोबार करने वाले ने, जिस तरह लोगों ने अपनी प्रोडक्शन की हुई है, जिन लोगों ने अपनी प्राइसिंग सेट की हुई है, उन्होंने जो ये टैरिफ में जो इंक्रीज़ आया है उसको जहन में रखते हुए डेफिनेटली प्राइसिंग नहीं की थी। सो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसको कहते हैं क्या है। दिस इज़ कॉल्ड डी मिनिमिस। अब इसमें होता ये था कि यूएस के अंदर अगर आप यूएस की जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है दैट इज़ $800। कुछ कंट्रीज़ के साथ उन्होंने के प्रोडक्ट्स $800 तक की प्राइस में अगर वो आएंगे तो वो गुड्स में और गिफ्ट्स में डिक्लेयर हो सकते हैं और उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ती। पाकिस्तान का जो थ्रेशोल्ड था दैट वाज $500। क्या पाकिस्तानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड अगर यहाँ से जब आप भेजते थे अपना प्रोडक्ट अमेरिका में, यूएसए के अंदर, तो $500 की जब आप इन्वॉइस करते थे उस पर आपको कस्टम टैक्स, ड्यूटीज़ और ये चीज़ें नहीं पड़ती थी। लेकिन जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हुआ है यूएसए का तकरीबन 15 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, पैनामा, मैक्सिको, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बट डेफिनेटली वी डोंट फॉल इन दैट क्राइटेरिया। तो अब हो क्या रहा है
कि अब जो न्यू टैरिफ इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें $100 से नीचे के प्रोडक्ट के ऊपर जो है इनवॉइस और गिफ्ट, इनवॉइस आप $100 लेस देन की करेंगे तो आपको गिफ्ट में क्लेम हो जाएगा और कस्टम्स ड्यूटीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब $100 के नीचे प्रोडक्ट ही बहुत कम पड़ता है, बिकॉज यूएस मार्केट का जो बिहेवियर है वो ये है कि यूएस पीपल दे डोंट बाय और परचेज एनी आइटम विच इज़ लेस देन $100। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर $30-35-40 तो शिपिंग पड़ रही होती है। तो दैट्स वाई यूएस के अंदर $150 एवरेज सेलिंग प्राइस के ऊपर का प्रोडक्ट इज़ ईजिली टू सेल। अब सिर्फ टैक्सेस इज नॉट द इश्यूज। अब आगे जाके क्या हो रहा है, जो होगा जब ये इम्प्लीमेंट होगी कि आपने एक चीज़ ऑर्डर करनी है पाकिस्तान से, तो बीइंग एन एंड यूज़र कंज्यूमर बिहेवियर ये बन जाएगा कि मैं मंगाऊंगा, वो आएगा, कस्टम में फंस जाएगा, महीना लग जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है और यूएस में इंपोर्ट हो रही हैं, जो सबसे बड़ा है वो फैशन अपैरल का साइज़ है। अब उसमें एक ब्राइडल्स, कट्योर और सबसे ज़्यादा ये जो कपड़े हैं हम ये भेजते हैं ना। यस अब उसमें क्या होता है कि आप खुद एक बात समझ सकती हैं कि एक खातून है, उनका एक इवेंट है नेक्स्ट, क्योंकि 5 से 6 वीक्स तो लग जाते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स को उसको स्टिच करके भेजने के लिए यूएस में, फिर उसके बाद 1 वीक्स की उसकी शिपिंग हो जाती है। तो इन एनी हाउ ऑन एन एवरेज इट टेक्स 2 मंथ्स। लेकिन अब इसमें कंज्यूमर को ये बात पता होती है कि यार 2 मंथ्स में आ जाएगा मैं रिसीव कर लूँगा या रिसीव कर लूँगी। लेकिन अब इस टैरिफ के बाद सिर्फ प्राइस नहीं इन्फ्लेट हो रही है, इसके बाद आपकी हैसल भी हो रही है कि देयर माइट बी जब कस्टम रेगुलेटरीज आएंगी तो उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा, उसमें आपको कस्टम का भी तो टाइम लगेगा। एक पार्सल यूएस में जब डिलीवर होगा, क्योंकि ब्रांड विल से दिस दैट इन हमारी पॉलिसी में एज सून एज वी शिप इट वी आर डन विद द टाइमलाइंस, बिकॉज देन द टाइमलाइंस डिपेंड्स ऑन योर कंट्रीज बॉर्डर्स एंड कस्टम्स रेगुलेशंस। अब एंड यूजर को वो भी प्रॉब्लम होगी। अब ऐसे में क्या होता है कि एंड यूज़र ये बिहेवियर करता है, जैसे आज अगर आपको MM आलम रोड के ऊपर एक चीज़ नहीं मिल रही, या वहाँ पे रश है, या रास्ता बंद है, या कजाफी में PSL हो रहा है, तो फिर आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि चलो मैं वाई ब्लॉक से कर लेती हूँ, मैं फेज 8 से कर लेती हूँ। इसी तरह लोग फिर ये करना शुरू करेंगे कि विच आर दी अदर कंट्रीज विच वी कैन एक्सप्लोर एंड वी कैन गेट द प्रोडक्ट। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम वेयर यू विल स्टार्ट लूजिंग द बिजनेस। अच्छा, अभी क्योंकि ई-कॉमर्स का बूम आया था, आपको पता है, पहले तो इसकी कोई हमें पता ही नहीं था, ये लाइमलाइट में आई चीज़। अब पूरी दुनिया में लोग इस काम को करना शुरू हो गए। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स के, आपको पता है, छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी फ़ीस निकाल लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, और हर घर में ई-कॉमर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी बल्कि महीना पहले हमने काफ़ी शोज़ किए इसके बारे में, हमने काफ़ी लड़कियों को मोटिवेट किया कि आप लोगों को भी ई-कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। अब नाउ दिस इज़ द सिचुएशन, राइट? तो ये बरामद में फ़र्क तो आएगा, ये सिचुएशन हमारे पाकिस्तान से जो माल जा रहा है, तो अब ये बरामद का क्या सिस्टम होगा? क्या किसी और मुल्क के थ्रू हम इसको कैच करने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर किसी और मुल्क के हिसाब से अमेरिका का टैक्स जो है या फिर इस तरह से टैरिफ जो है वो कम पड़ रहा है, तो फिर हम उनके साथ पहले करेंगे, फिर वहाँ के थ्रू फिर अमेरिका को भेजेंगे? क्या होगा? अच्छा देखिए, सबसे पहले बात ये कि जितनी इस टैरिफ की हाइप क्रिएट हुई हुई है, टैरिफ की हाइप है बिकॉज 125% टैक्स हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स। तो उसकी वजह से एक हाइप बहुत ज़्यादा होगी। 100 रुपये की चीज़ जो है सीधा उठ के 225 रुपये पे चली गई है। पाकिस्तान की जो सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जा रहे हैं यूएस के अंदर, हम जो फॉल कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 8% टू 32%। सो द मैक्सिमम जो ई-कॉमर्स गुड्स जो यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे उनके ऊपर 32% अप्रॉक्सीमेटली लगेगा, जिसमें फैशन अपैरल आ जाएगा, फुटवेयर आ जाएगा, होममेड और ये डेकोर्स और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। यस, ई-कॉमर्स जो है हाइप के ऊपर है। मैं अब आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का जो साइज़ है दैट इज़ $8 बिलियन पर एनम, और हर साल ये 13 से 14% जो है ग्रोथ पे इंक्रीज़ कर रही है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स की ऑपरेट हो रही है वो शॉपिफाई पे ऑपरेट हो रही हैं। 36,000 वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर हैं। अब सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान टू USA इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ दिस दैट हमारा जो ई-कॉमर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिलाई कर रहा है यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर। सारे टेक प्रोडक्ट्स हम यूएस की यूज़ कर रहे हैं, मेटा, गूगल, उसके बाद शॉपिफाई, उसके बाद पेमेंट गेटवे भी हम उन्हीं के यूज़ कर रहे हैं, पेपैल, स्ट्राइप। तो ये पेमेंट मेथड का ऑलरेडी इशू था। अब ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का जब इतना बड़ा साइज, पेपाल पाकिस्तान में तो कहते हैं ही नहीं। यस, नहीं है। अच्छा, यस, फिर किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जब पेपाल है नहीं? अच्छा, तो अब ये वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे आपका सवाल था, वहाँ से जवाब स्टार्ट करते हैं। सो एक चीज़ है,
पाकिस्तानी गुड्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो 32% लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। अब आपने पूछा कि उसका क्या वे अराउंड है। सबसे पहले तो उसका वे अराउंड ये बनता है कि एक ABC कंपनी पाकिस्तान में है वो यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करती है USA में। अब वही ABC कंपनी आप खोलें दुबई के अंदर, मेनलैंड में, फ्री जोन में नहीं, मेनलैंड में आप वो कंपनी खोलेंगे, अपना गुड्स यहाँ से वहाँ भेजेंगे, वहाँ से उसकी ब्रांडिंग होगी, वहीं से उसकी शिपिंग होगी। तो जब वो प्रोडक्ट US के अंदर जाएगा तो फिर उस पर वो टैक्सेशन नहीं होगी जो पाकिस्तान की होगी, बिकॉज द प्रोडक्ट इज पाकिस्तानी बट इट्स बीन शिप्ड फ्रॉम मिडल ईस्ट। 1 नंबर 2 कि आपने जो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है, अगर हम यहाँ से मिडिल ईस्ट करेंगे तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा? नहीं, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा, बिकॉज US जो ये देखता है कि सामान आया कहाँ से है। ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे मुझे आप एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर हम दुबई में UAE में एक्सपोर्ट करें तो दुबई ये हम पे टैक्स नहीं लगाते? नहीं, दुबई के साथ हमारी जो टैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन के ऊपर है, डेफिनेटली उसमें है, लेकिन दैट इज मोर वायबल देन पेइंग देम 32% टैक्सेस। अब इसमें होगा क्या कि, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है, अच्छा, मैं चाहूँगी पहले इसको भी डिटेल में समझा दें, मुझे भी अभी तक ये पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, हम लोग ब्रेक के बाद आप इसको ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा। जी, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। तो हम आज ई कॉमर्स के ऊपर बात करें। अब हम ये पूछेंगे आपसे कि गवर्नमेंट जो है उसने कोई ऐसा स्टेप लिया है, कोई फैसला किया है जो थोड़ा सा ये चेंज कर सके अब सिचुएशन को? आई वॉज रियली वेटिंग कि आप ये सवाल करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना भी ई कॉमर्स के ऊपर काम हो रहा है वो मेरे जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं पिछले 10 साल 15 साल से। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द ई कॉमर्स ग्लोबली फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन है, वो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वही हमारे लिए सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर काम नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। हमने खुद अपने ऑन की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाई, हमारे 1200 मेंबर्स हैं। हमने अपनी आवाज़ रेज़ की FBR के साथ, अपनी आवाज़ रेज़ की मिनिस्ट्री ऑफ IT में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं ई कॉमर्स के, वो IT के स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन वो ई कॉमर्स के ऊपर। अभी आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, उस तरह हमें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। जब भी पाकिस्तान में कोई पॉलिसी बनती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी चीज़ों के लिए पब्लिक पॉलिसी बनती है। पाकिस्तान में लास्ट ई कॉमर्स पॉलिसी जो बनी थी वो 2019 में बनी थी। उसके बाद आज दिन तक पोस्ट कोविड भी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब तक पॉलिसी ही नहीं बनेगी तो हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने क्या करना है। गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी जिस इदारे को दी हुई है वो इदारे के लिए ई कॉमर्स 1% उसकी प्रॉब्लम है, तो वो उस पर बात ही नहीं करता। वो अपने एजेंडे के ऊपर तो लगे हुए हैं, लेकिन हु इज द स्टेक, मतलब आप पॉलिसी बना रहे हैं, आप ई कॉमर्स के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। कल मेरी मीटिंग हुई शहजाद ख्वाजा के साथ, शी इज द मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम। उसमें कंटेंट क्रिएटर्स एंड फ्रीलांसर्स, इन चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब इन सारी चीज़ों पर बात होती है, ई कॉमर्स के ऊपर बात नहीं होती। जो भी हो रहा है वो अपनी मदद हम खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जिस तरह से मोस्टली ई कॉमर्स वाले जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो अमेज़ॉन पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं अमेरिका में, मगर उनका जो स्टॉक होता है वो पड़ा हुआ होता है। चाइना से वो स्टॉक उठाते हैं, ठीक है, और वो सीधा का सीधा अमेरिका या फिर जहाँ पे उनका जो वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ पे ये उसको भेज देते हैं। अब वो जो चाइना से वो जो प्रोडक्ट जाएगा अमेरिका, ठीक है, तो उस पर वही टैरिफ लगेगा वो जो चाइना पे उन्होंने लगाया है 104% या 100 CNBC 125% अगर आप कह दें तो। दैट गेम इज़ ओवर। आप प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की है टीमू के लिए, अलीबाबा के लिए, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि देखें अमेज़ॉन के जो शेयर है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे अलीबाबा के साथ, अलीबाबा इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, उसके बाद फिर आपका टीमू इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, शीन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, ये जितने भी वह मार्केट प्लेसेस हैं। अब ड्रॉप शिपिंग जो आप चाइना से एक्सपोर्ट करके US में इंपोर्ट कर रहे थे, दैट गेम इज़ ओवर, दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल एनी मोर, इकोनॉमिकल एनी मोर, क्योंकि उसके ऊपर तो 125% टैक्स लग गया। प्रोडक्ट चाइना के आप US भेजेंगे तो दैट उसमें तो बल्कि हमारे पास जो $100 की भी कैप है कि गिफ्ट भेजने के लिए, अंडर इनवॉइसिंग करने के लिए, चाइना के पास तो वो भी नहीं है। स्ट्रेट अवे चाइना दे हैव टू पे 125% टैक्सेस। आपने बात की थी पेपैल की, पेपैल क्यों नहीं है पाकिस्तान में? हमारी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट वर्किंग इन कोलैबोरेटिंग with these international technologies and tech softwares and fintech उस पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए,
क्योंकि अगर गवर्नमेंट बात करेगी और पेपैल को हम लेके आएंगे पाकिस्तान में, स्ट्राइप को लेके आएंगे पाकिस्तान में, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट ऑफ ई कॉमर्स, द वॉल्यूम ऑफ ई कॉमर्स। अब हो क्या रहा है, आपने पेपैल पाकिस्तान में लेके आए तो इसीलिए मैं पेपैल पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने यूज़ तो करना है। मैंने उसका वे अराउंड क्या निकाला, मैंने जाके दुबई में, यूएस में कहीं पे भी ऑफशोर एलएलसी कंपनी रजिस्टर की। उसके बाद मेरा $1 लाख की महीने की सेल है यूएसए के अंदर, वो $1 लाख मैंने पेपैल में डाला, पेपैल में डाल के वहीं से सारी पेमेंट्स अपनी कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे शॉपिफाई को पैसा देना है, मेटा को देना है, गूगल को देना है, टिकटॉक को देना है। अब वो पैसा जो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेच के कमा रहे हैं वो पाकिस्तान में पैसा आ ही नहीं रहा। उसके बाद 26% अब फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप पाकिस्तान लेके आते हैं तो आप उसके ऊपर टैक्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले सकती है। अब जब आप उसको लेके नहीं आ रहे और उल्टा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 26% टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया ऑन मेटा स्पेंडिंग, गूगल स्पेंडिंग ऑफशोर पेमेंट्स के लिए, हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है हम $1 लाख कमाते हैं, हम बाहर रखते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, पाकिस्तानी जो करेंसी होगी उसके अंदर हम पाकिस्तान के छोटी सी इनकम, छोटे से टैक्सेस सब क्लेम कर देंगे। जो मेजर हमारा पैसा है वो बाहर पड़ा हुआ है और वो वहीं से हम अपने खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी पूरे कर रहे हैं और वहीं से वो पैसा पाकिस्तान आ ही नहीं रहा। तो अगर एक ब्रांड 3 करोड़ रुपए की सेल कर रहा है, 2 करोड़ रुपये इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तान लैंड ही नहीं करता। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब बाहर से डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मुल्क के अंदर, और गवर्नमेंट उसी के ऊपर आप पे टैक्स लगाई जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट तो खुद ही रुकावट बनी हुई है ना, कि गवर्नमेंट तो ये पीटती फिर रही है कि बाहर से जो डॉलर्स लेकर आए और ख़ुद ही उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दे रही है, रुकावट बन जा रही है, तो फिर ये किस तरीके से बंदा अर्न करेगा? गेम ही नहीं समझ रहे हैं। आपके घर में 4 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों का तो आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, चौथे बच्चा जो है आपको पता ही नहीं है वो क्या करता है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि जी वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहा है, सारा कुछ चला रहा है, आपको इतना पता है ठीक है यार ये कमा रहा है, आपको गेम समझनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैंने खुद फेडरल टैक्स अम्बड्समैन से एफबीआर के अंदर मैंने डायरेक्ट अप्रोच की, डायरेक्ट बात की कि हमारे पास 5000 मर्चेंट है, आप 500 मर्चेंट से तो टैक्स ले रहे हैं, 4500 मर्चेंट से आप टैक्स ही नहीं ले रहे, 4500 मर्चेंट का तो आपको पता ही नहीं है कि वो पैसा कितना कमा रहा है। देयर आर बिजनेसेस विच एग्जिस्ट इन द मार्केट जिनकी 100% सेल जो है वो यूएस सॉइल के ऊपर हो रही है, अब्रोड हो रही है, वो तो टैक्स पे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सारी सेल वहाँ पे करके, सारे खर्चे वहाँ से करके बाकी सारा पैसा हुंडी से, हवाले से मंगा लेते। दे डोंट पे यू द टैक्सेस। क्यों? आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है उनको पकड़ने के लिए, पता करने के लिए कि वो क्या बिजनेसेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो we being the stakeholders, so it's the government responsibility to call us, discuss with us and then create a policy, the policy which will benefit eventually the entire nation. अच्छा, यहाँ से पैसा जब जाता है उधर मुल्कों में, अमेरिका, यूके, किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर पूछा जाता है, बैंक में आपको इन्फॉर्मेशन होती हैं, सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये पैसा आप लेकर कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हुंडियों से पैसा मंगा लिया, ये कर लिया, वो कर, यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग, राइट। हमारे पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ऐसी पॉलिसी नहीं है। 20 किलोमीटर के ऊपर इंडिया है, आप इंडिया से एक इंडियन करेंसी रुपी भी वेस्टर्न यूनियन नहीं कर सकते। हाँ। कैश ले जाके वेस्टर्न यूनियन को दे के नहीं कर सकते। आप फिजा अली के अकाउंट से ही आप दुबई में पैसे भेज सकती हैं या पूरी दुनिया में भेज सकती हैं इफ़ यू आर एन इंडियन। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, अभी आप 5, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए पकड़े, किसी भी एक्सचेंज के पास जाएं, उनको पैसे दें, उन्हें बोले मैंने दुबई भेजने, बाहर भेजने, तो कितनी ईजिली हमारी जो है डॉलर्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और इनफैक्ट जो डॉलर इंपोर्ट होने हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे। क्यों? वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग इन टू इट। यू नीड टू फैसिलिटेट योर मर्चेंट पीपल एंड देन यू विल टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। हाई लेवल पिक्चर के ऊपर। अच्छा, अब अगर अमेरिका को आप साइड पे करते हैं, ठीक है, तो जितनी हम ये जो एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे प्रोडक्ट्स, चीज़ें, तो उसके अलावा दूसरे किसी ममालिक को हम ये कर सकते हैं? कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को? सो देखें, बात ये है कि मैं शुरू में बात करने लगा था कि जो टैरिफ इंट्रोड्यूस होने से बहुत अच्छा हुआ है कि नाउ वी हैव अ रियलिटी चेक कि यार हमने क्या करना है। आज 32% टैक्स लगा है, जो कि इतना बड़ा टैक्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 0 to 32 बहुत बड़ी रकम है, लेकिन टैक्सेस लगते हैं दुनिया में। पाकिस्तान में तो लोगों को आदत ही नहीं है टैक्सेस पे करने की। नॉर्मली जर्मनी, यूरोप, कहीं पे भी अगर आप $1000 कमाते हैं, आप $450, 45% डॉलर आप टैक्स। अच्छा, ट्रम्प ने ये भी तो कहा है ना कि वो कंट्रीज जो हम पे टैरिफ लगाती हैं, अगर वो अपना टैरिफ कम कर दें या ख़त्म कर दें तो फिर हम भी हटा देंगे। अब पाकिस्तान की आप अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर 58% जो है टैरिफ लगाता था पहले से। अब अगर उन्होंने 29% लगा दिया है तो फिर ये जस्टिफाइड चीज़ नहीं है कि अगर आप लगा रहे हैं तो वो हम भी लगा रहे हैं, मगर उन्होंने फिर भी हम
हमसे आधा लगा है। तो अगर हम अमेरिका या फिर हम गवर्नमेंट से ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव लें कि जिसमें जो उनके ऊपर टैरिफ लगाती है अगर वो कम कर दे, ठीक है, तो वो बेहतर नहीं रहेगा? तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, दैट वेयर इज द पॉलिसी। अब आप और मैं तो ये नहीं कर सकते। डेफिनेटली द गवर्नमेंट नीड्स टू अगेन, बट वी स्टिल हैव द स्पेस, वी स्टिल हैव द स्पेस। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तानी कस्टम्स भी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। अब हम यूएस के वीजे की बात करते हैं कि यूएस वीजा नहीं देता। आपको पता है पाकिस्तान में ऑन अराइवल वीजा ही नहीं है किसी के लिए। अगर आज हम यूएस को कह रहे हैं कि यू आर नॉट गिविंग अस द वीजास, दे एटलीस्ट हैव द पॉलिसी इन व्हिच वी कैन अप्लाई एंड वी कैन प्रूव दैट वी विल कम बैक, दे प्रोवाइड अस विद द वीजा। बट इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आप यूएस पूरी दुनिया में कोई भी ऑन अराइवल नहीं है। अब इसी तरह जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाया हुआ है। यू नीड टू मेक अ पॉलिसी, यू नीड टू प्रेजेंट इट विद द यूएस, क्योंकि उनकी मार्केट इतनी बड़ी है, 9 मिलियन पाकिस्तानी इंगेज शॉपर्स हैं वहाँ पे। तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने क्या किया कि हम सबसे आसानी से प्रोडक्ट्स यूएस में बेची जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, हमारी सप्लाई कम है। अब अगर आपने इट्स रियलिटी चेक, यू नीड टू बाइफिकेट इट, बिकॉज कि इट्स अ थ्रेट कि अगर किसी भी बिजनेस की 80% सेल यूएस के अंदर हो रही है, कल को ये टैरिफ अगर हम पे 125% लग जाए तो फिर क्या होगा? उसके लिए यू नीड टू एक्सप्लोर मिडल ईस्ट मार्केट, मीना रीजन, यूरोपियन रीजन्स, यूके रीजन्स। अगर आपने अपनी देखें, हम आगे बात कर रहे थे कि हम यहाँ से अपना गुड्स भेजे दुबई, वहाँ कंपनी रजिस्टर करें, रीपैकिंग करें, रीपैकिंग करके हम यूएस भेज दें। लेकिन ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए नहीं होगा, लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए होगा, क्योंकि हम सेल ही यूएस में सेल बेस्ड आइटम्स पे कर रहे हैं। अच्छा अर्शद साहब, एक ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जो टैरिफ लगाया गया है, ये जो टैरिफ के ऊपर बात हो रही है, इसलिए कि हम अर्शद साहब फाइनल थॉट्स के ऊपर बात करेंगे, क्या होना चाहिए? फाइनल थॉट्स के ऊपर ये होना चाहिए कि जो बहुत अरसे से हम आवाज़ उठा रहे थे और हम चाहते हैं कि ये हो पाकिस्तान के अंदर, दैट स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग, एक तो सबसे पहले हर बिजनेसमैन और हर बिजनेस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करे अपने बिजनेसेस के अंदर, जिससे आप ग्रोथ लेके आ सकें और जिससे आप ड्यू डिलिजेंस कर सकें। सेकेंडली, मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर खुदारा काम करें जो पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि शॉपिफाई फॉर एग्जांपल। शॉपिफाई का अल्टरनेटिव पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स CMS प्लेटफॉर्म इज कॉमर्स बाय जिंको रिटेल। अगर आप कॉमर्स बाय जिंको रिटेल जैसे प्रोडक्ट्स लेते हैं और आप देखें, हमारे पास फेसबुक इंस्टाग्राम का फिलहाल कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन हमारे पास लॉयल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, रिव्यू मैनेजमेंट सिस्टम, CMS और उसके बाद CRMs, ये सारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। हमारा दिमाग ये कहता है कि यूएस के प्रोडक्ट्स यूज करो तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। अब यूएस के प्रोडक्ट यूज करते करते देख लें हम कहाँ पहुंच गए। अगर तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आप यूएस का प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन जब आपके पास अपनी कंट्री के अंदर SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आई मीन लुक, द बिगेस्ट ऑर्डर एग्रीगेटर, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे पास है, दैट इज जिंको रिटेल। अब देखिए, उन्होंने तरक्की करते करते CMS बना लिया। अब हमें ऐसे प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड करने चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। हम तो चाइना से उठा के आगे ये भी तो हम भी तो मतलब देखिए ना, अब हमारी कोशिश होती है कि घर में बहू भी बाहर से लेके आ जाएं, सारा कुछ बाहर से आ जाएगा, तो फिर कहाँ से हम इसके ऊपर काम करेंगे? वी नीड टू ट्रस्ट अवर ओन प्रोडक्ट्स, वी नीड टू प्रमोट इट। 35% हमारी यूथ की पॉपुलेशन है, तो उसको चाहिए कि मतलब ई कॉमर्स इज अ ब्लेसिंग। आई नो सो मेनी वुमेन्स, दे बिलोंग फ्रॉम साई वालों, सारा कुछ। आप कब से कर रहे हैं? आप कब से कर रहे हैं? मैं कब से कर रहा हूँ? आई एम वर्किंग फ्रॉम 22 years, 2003 yes, 2005 में I did my MBA in marketing finance from London Middlesex University. I'm a gold medalist. आपने बहुत yes, I am the pioneer of e-commerce. अगर आप ChatGPT में जाके लिखेंगी कि pioneer of e-commerce in Pakistan, you will find me. मैं e-commerce trailblazer of Pakistan, मुझे 2 गवर्नर से अवार्ड्स मिल चुके हैं। टोटल 19 अवार्ड्स हैं मेरे पास, चारों प्रोविंस के। I am the founding member of Pakistan E-commerce Association. Day before yesterday I became the पाकिस्तान पूरे में सिर्फ 3 डायरेक्टर हैं, दुनिया में 1000 हैं। I am the डायरेक्टर ऑफ स्टार्टअप ग्राइंड कराची। पूरी दुनिया में जो स्टार्टअप ग्राइंड है, बेसिकली इट्स द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार्टअप्स। सो वी बीन प्रोमोटिंग। फिर मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ भी काम कर रहा हूँ, उसमें हम लोगों ने कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें हम लोगों ने इंटर्नशिप्स इंट्रोड्यूस किए हैं, हम जॉब्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साल में 1500 स्टूडेंट को हम ई-कॉमर्स सिखाते हैं, जिसमें हम 42% हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, 42% फीमेल्स हैं। हमने उनको कोर्सेज करवाए, हमने उनको 1 मिलियन ईच ख्वातीन को
ब्लेंड किया और कनेक्ट करवाया वेंडर से, और आज एक एक ख्वातीन, आई नो सो मैनी वुमेन इन पाकिस्तान जिनको हमने काम सिखाया, आज वो किचन नहीं, आज उन्होंने सेविंग करके घर बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से। थैंक यू सो मच अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ा अच्छा गाइड किया आपने। बस दुआई कर सकते हैं हम हमारे लिए, हमारी चीज़ों के लिए बेहतरी हो। ये जो टैरिफ, ये जो सारी चीज़ें, इस सिचुएशन ने जो इतना टेंशन दिया हुआ है, अल्लाह ताला हमें सुकून में रखे, बस दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट, हमारा काम चलता रहे हमारा मुल्क तरक्की करे, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। PSL स्टार्ट हो रहा है तो हमने आज ज़बरदस्त गेस्ट बुलाए हैं हमारे पास, तो उनसे बात करते हैं PSL के हवाले से। हमारे पास मौजूद है बाबर आजम। बाबर आजम साहब, कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस को क्या हुआ है? आप ये कोई स्कोर कर क्यों नहीं रहे, कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे, इस तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? बस दुआ करें, इंशाल्लाह अच्छे बुरे दिन तो चलते रहते हैं। नहीं, दुआ से तो देखें काम नहीं चलता। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पहले तो मेहनत करोगे, फिर दुआ करोगे, तो फिर मैं तुम्हें रिज़ल्ट दूंगा। आप सिर्फ दुआ करते रहें, मेहनत ना करें ना, तो उस काम में रिज़ल्ट नहीं है। ये हमें कहा गया है कि पहले काम करके मेहनत तो करो, उसके ऊपर अपना दिल, लगन, एनर्जी सब लगाओ, फिर उसके बाद उसकी बेहतरी के लिए, उसके रिज़ल्ट के लिए दुआ मांगो। अब तो मेहनत ही कोई नहीं कर रहे। नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बस परफॉर्मेंस अल्लाह के हाथ में, और दुआ करें आप भी इंशाल्लाह। PSL में असल बाबर आजम नहीं लग रहे। आप असल ही चाइना के बाबर आजम तो नहीं है? नहीं, असल ही हूँ। मगर चाइना पे तो टैरिफ लग गया है। हाँ, तो फिर मैं इधर का ही हूँ। अच्छा, आप इधर के नहीं, इधर आ गए, फिर मुझे है मगर ये चाइना के बाबर आजम। अच्छा ठीक है, तो हम खैर आज PSL के ऊपर बात कर रहे थे, मगर साथ साथ हम ये भी आपसे पूछेंगे, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं? जी, मैं खुद भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। रियली? जी। अच्छा बताएं फिर, जो चौका होता है उसमें क्या होता है? उसमें चौका होता है, चौके में चौका ही होता है। नहीं, चौके में चौका तो होता है, मगर किस वजह से चौका होता है? एक सिक्सर भी होते हैं और एक चौका होता है, तो फ़र्क क्या है? चौके की खूबसूरती होती है। अरे खूबसूरती केड़ी, कोई लड़की की तारीफ थोड़ी पूछ रही, मैं तो चौके का पूछ रही हूँ। वो चौका आप की सवाल होता की है चौका? तानू पता है क्रिकेट खेलते हो तुसी? जी। तानू चौके दा नहीं पता? चौका 4 रन होते हैं। हाँ 4 रन। तो आपका स्काई ग्रेड क्या है, स्टार ग्रेड क्या है आपका? 125-30 चल रहा है। 125। अभी तो बहुत अच्छा किया है, मेहनत की है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी। तो अब नेशनल टीम जो है उसमें खेलना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह अच्छा। बहुत जल्द आप देखेंगे। है जी। इसे चुपचाप आप बैठे हुए हैं, मतलब कुछ बोल भी बड़े धीमे तरीके से रहे, कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी, कुछ पहले से ही सैड है आप, निराश से, है ना? नहीं, ये आपको लग रहा है। अच्छा, जी। जो आपको लग रहा है वो क्या है? मुझे तो यही लग रहा है कि आपको लग रहा है शाम है? शाम नहीं है, दिन है। दिन है? जी। इंडोर केड़ा दिन होता है? अच्छा, बाबर आजम जो है ना, उनके हवाले से और भी थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि आप बाबर आजम के फ़ैन भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि क्या कुछ उनको क्या बेहतर मशवरा दें? वो पाकिस्तान के दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है इस टाइम। तो अच्छे बुरे दिन ऊपर नीचे तो हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, वो बहुत जल्द दोबारा ही वैसा ही खेलेंगे जैसा वो पहले खेलते थे। अच्छा, आपको देख के और हानिया आमिर को देख के ना बहुत लोग गाना गाते हैं एक, है ना, तो वे हानिया, तो ये गाना गा दीजिए। मैं गा दूँ? आप गा दें? नहीं, बाबर भाई गाएंगे ना। तो आप गाने? मैंने गाया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, क्यों नाराज़ होंगे? कोई नहीं, हानिया नाराज़ हो जाएगी? हानिया से बात बाबर कर भाई लेंगे, नाराज़ तो हो इतनी अच्छी जाएंगे। बच्ची है, कुछ भी नहीं कहती। बाबर भाई नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार आप। बाबर भाई नाराज़ होंगे? हाँ, वो कहाँ से आ गया आप, वो कहेंगे। ये क्यों गा दे ना थोड़ा, वे हानिया वे आपने दिल। मेरी जगह पे आपने गा दी है, नहीं, आपकी आवाज़ जगह पे अच्छी मैं है। जाके परफॉर्म थोड़ी करके आ सकूंगी, परफॉर्म तो आप ही ने करना है ग्राउंड में। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। आंदा ही नहीं है ना? आंदा नहीं है? नहीं। अच्छा,
गाना ही नहीं आता इनको। अगली बार आऊँगा तो यही याद करके आऊँगा। अगली बार फिर बुलाऊं? जी अच्छा, आप फिर परफॉर्म अच्छा करेंगे तो फिर मैं बुलाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह PSL में ही करूँ। क्या क्या स्कोर सोच रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस सोच रहे हैं, कैसा खेलेंगे, इंशाल्लाह क्या टॉप तैयारी है? पाकिस्तान PSL में टॉप करना है इंशाल्लाह। बातें ही सुना देते हैं, खुश कर देते हैं, गली बातें ही करते हैं आप लोग कि हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बातें ही हैं। चलो खुश तो करते हैं ना, ये तो आप माने ना। अच्छा, जी बातें करने में मेहनत की ज़रूरत होती है? मुझे तो नहीं लगता, ये आप बता दें। अच्छा, तो आपकी मुझे बताइएगा कि जो ट्रेनर हैं आपके, जो लोग हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं, उनमें से किसका नाम लेना चाहेंगे? कौन आपको सही सिखाता है? यहाँ पे शहबाज आजिज साहब हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ ही होते हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत मेहनत करते हैं। ओ, अच्छा, जो आप जैसे चाइना के बाबर आजम है, तो आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्यों? सोचा यही है कि बाबर भाई करेंगे, उसके बाद मैं भी कर लूँ। तो एक ही लड़की से आप कैसे शादी कर सकते हैं? नहीं, वो अलहदा करेंगे, लेकिन उनके बाद मैं किसी और लड़की के साथ कर लूँ। ये आपने अभी बताया, आप तो परेशान कर रहे हैं मुझे। वैसे ही मैं कोई बात कह देती हूँ तो पीछे पड़ जाते हैं लोग मेरे। अब आपने ये बात शुक्र क्लियर कर दी है ना। तो घर वाले देखेंगे या फिर बाबर भाई देखेंगे लड़की? लड़की तो घर वाले ही देखेंगे। क्यों? शादी तो बाबर आजम ने करनी है ना, तो वो बाबर अपनी आजम को शादी नहीं करेंगे ना, है? वो अपनी शादी करेंगे। मगर वो आपको भी तो पसंद करके दे सकते हैं ना। ये तो अच्छी बात है, अगर वो करके दे दें पसंद। तो आपने कोई बातचीत की है, उनकी पसंद से कर लेंगे? उनकी पसंद से कर लूँ। या उनको जो पसंद हो उससे तो नहीं कर लेंगे? नहीं, उसके साथ क्यों करूँगा, वो तो लड़ेंगे हैं? फिर तो मसला बन जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, चले, आप मसले से घबराते भी हैं। खैर, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि नेशनल टीम में भी आप खेलें। एक और बाबर आजम जो है हमारे पास आ चुके हैं। अगर बाबर भाई आपने हमारे से नाइंसाफ़ी की, अच्छा नहीं खेला, तो हमारे पास चाइना का बाबर आजम आ गया, हम उसको ले आएंगे, वो भी नेशनल टीम में खेलेगा। प्लीज़ अच्छे से खेल ले कुछ, यू नो। अच्छा ईद चल गया, ईद चल गया तो चांद तक, हाँ, ना चला तो नहीं तो शाम तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है नौजवानों के हवाले से, जो टीन एज हैं। ठीक है, टीन एजर्स जो होते हैं एक अपनी एज में बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, और इसी एज में ना सरकशी की तरफ चला जाता है, अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, ज़रा सी बात पे घर छोड़ने की धमकी देते हैं, बाल गुंडागर्दी, बदमाशी, कुछ भी करना है। ये सारा कुछ इसी एज में शुरू होता है। एग्रेसिवनेस भी, हर चीज़ इसी एज में शुरू होती है। हमने आज इस टॉपिक के ऊपर बात करी। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। मेरे पास काशिफ फराज साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इनको मधु किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब जी। तो अब हम आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे, जो टीन एज होती है, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर टीन एज में बच्चे को संभाल लिया तो संभल गया, टीन एज में अगर बच्चा हाथ से निकल गया तो फिर गया। चाहे उसको जितना समझा लो, जितनी तरबियत दे दो, जितना रोक लो, जितनी सख्ती कर लो, बच्चा फिर हाथ नहीं आता। तो अभी जो टीन एज में बच्चा एग्रेसिव हो जाता है इतना, इसमें ये सारी चीज़ों में सिचुएशंस कैसे पेरेंट्स जो है वो संभाल सकते हैं, और टीन एज की एज के आने तक भी हम क्या बच्चे को ऐसे मोल कर सकते हैं कि वो इस एज में आके जो है ना एग्रेसिव ना हो, बदतमीज जी, ना हो? बहुत अच्छा सवाल। पहली बात तो ये कि इस दौर को कहा जाता है कि ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन, सबसे अहम तरीन और सबसे हसास तरीन दौर है। वाह। आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पे हम हो ना, ट्रांजिट वीज़ा हो हमारा और हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी हो, तो एक अफरा तफरी मची होती है। तो इस एज को उस अफरा तफरी, उस तलातम, उस जिनसी हैजान से तशबीह देते हैं पूरी दुनिया में लोग। ये एक ऐसे घोड़े की तरह होता है जो सर पर भाग रहा होता है, जिसको रोकना, टेम करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टेक्निकल होता है। हर बंदा इसको नहीं कर सकता, इसकी लगाम हाथ नहीं आती। हाँ, लेकिन इस टीन एज जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगरचे हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो एडोलसेंस पे जाते हैं। अच्छा। टीन एज तो वो है ना जो
13 से लेकर 19 तक, जिनके आगे टीन लगता है सब टीन, लफ्ज़ों, टीन, उनको टीन। टीन एज कहते हैं। लेकिन एडोलसेंस होती है 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र, जिसको बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये एडोलसेंस की एज है। अच्छा, इस एज का बच्चा जिस तरह का बने उसका इन्हिसार है कि आपने उसका बचपन कैसा गुजारा। अच्छा। जब बच्चा लास्ट ट्राइमेस्टर में अपनी माँ के पेट में था, वहाँ से लेकर 10 साल तक आपने बच्चे को बनाया कैसे, जैसी मेकिंग आपने उसकी कर दी है, जैसा फैब्रिक आपने उसका जोड़ दिया है, जैसी डिज़ाइनिंग आपने उसकी कर दी है, अब ये बच्चा उस डिज़ाइनिंग पर, उस फैब्रिक पर ही आगे चलेगा। सो पीछे का दौर भी उतना ही है जितना ये वाला दौर है। इस दौर में ऐसा नया क्या होता है जो पीछे नहीं होता, वो होता है हार्मोनल चेंजेस। इससे पहले लड़के में और लड़की में वो हार्मोनल चेंजेस नहीं आते। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जो लड़कियों में होता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में होता है, ये एकदम से तब्दीली पैदा करते हैं आपकी जिस्म के अंदर, आपके हैजान के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी कॉग्निशन के अंदर, आपकी थिंकिंग के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आपकी सोशल लाइफ के अंदर। उसको संभालना उस वक्त। अच्छा, ये है एज बहुत मज़े की वैसे, क्योंकि आप भी इस एज से गुजरे, मैं भी इस एज से गुजरी हूँ। ये टाइम पीरियड होता बड़ा खूबसूरत है। अभी भी कभी कभार हम, हवाओं में उड़े आपको होते। लगता नहीं, अब भी कभी कभार हम किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी जगह पर टीनेज बन जाते हैं। इसकी वजह ये कि हमारे अंदर से वो निकल नहीं सकती, ये नहीं निकल सकती। अच्छा। और निकलनी चाहिए भी नहीं, उसकी मैं वजह भी आपको बाद में बताऊंगा। मगर बदकिस्मती है जो आपने अभी कहा कि जी इतने जो मसाइल हैं, इतने जो प्रॉब्लम है, जो मोल्ड करना है उसको मोल्ड करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें? प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ की? क्या वजह है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम आई है तो मोल्ड करना, उसको भी ठीक चल रहा है उसको चलने दें? प्रॉब्लम एक्चुअली उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उसके बनाने वालों में है। आप तो रोज़ाना सवाल करती हैं, एक सवाल मैं अगर आपसे आज करूं इसी मौजू के ऊपर कि फ़िज़ा, आपने कभी अपनी ज़िंदगी को और अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी को फ़रियाल की आंख से देखा है? अच्छा, मैं उसी की आंख से देख रही हूँ अभी तक, इसीलिए मैं चल रही हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। आई स्वेयर। वरना जितने इर्द गिर्द के लोग मुझे टेंशन देते हैं या मुझसे जो बात करते हैं, या फिर जिस तरह से कभी किसी बातों में मैं ट्रॉल होती हूँ, या फिर लोग बस फजूल में उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, या किसी को अच्छा बुरा जो भी बोलते हैं, जिस तरीके के माशरे में हम रह रहे हैं, या कोई टांग खींचता है, या कोई लूटता है, या कोई पैसे खाने वाला मिल जाता है, हम सामने का पता कुछ नहीं होता कि कौन घेरा लगा रहा है। तो इन सारी सिचुएशन में अगर मैं फ़राल की एज में रह के फ़राल की आंख से दुनिया देख रही हूँ तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मज़ा कर रही हूँ। अगर मैं अपनी एज पे आके अपनी सिचुएशन में जीना शुरू कर दूंगी तो फिर मुझे लगता है कि मैं तो एक एक चीज़ नोटिस करूंगी। ओ माय गॉड, ओ ये क्यों यहाँ रखी, ओ ये बोतल सही नहीं है, ओ ये क्या हो रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अच्छा, अब देखिए कितने पेरेंट्स हैं जो अपने औलाद की टीन एज की आंख से और उनके मन की दुनिया को पढ़ते हैं, उनके मन की दुनिया को जानते हैं। मतलब कितनी माएँ हैं आपकी तरह जो अपने बेटे या बेटे के मन की दुनिया को समझती हैं कि इस वक्त क्या सोच रही है, कि क्या चाहती है। शायद उनकी सिचुएशन में ऐसा होता क्योंकि वो अकेली ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ फ़राल के साथ अकेली हूँ तो मेरी सिचुएशन जुड़ी उसके दिमाग के साथ गई है। बाकियों की शायद डिफरेंट हो, जॉइंट फैमिली में रहती हो, लोगों के साथ हो, कुछ मियाँ वाली सिचुएशन भी होगी, बाकी और बच्चे भी होंगे, तो शायद कुछ लोग नहीं करते होंगे। जैसे आपकी बात सही है, मैं समझ रही हूँ। इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है। मिसाल के तौर पे एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। 66%, पहली बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एडोलसेंस की एज के बच्चे इस वक्त हमारे पास हैं। अच्छा। तकरीबन कोई 2-2.25 करोड़ के करीब बनते हैं। अच्छा। दुनिया में इस वक्त जब से कायनात बनी है सबसे ज़्यादा बच्चे 1.3 बिलियन बच्चे, जो कि 1/5 बनते हैं दुनिया का, वो इस वक्त एडोलसेंस की एज में है। अच्छा। अब पाकिस्तान पे वापस आता हूँ। 66% बच्चियाँ वो हैं जिनको इस एज में पहुंचकर पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशन UNDP की रिपोर्ट है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको नहीं पता कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होते हैं। इसका मतलब है कि वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों की आंख से, बच्चों के जिस्म से उनको देख ही नहीं रहे, उनको एजुकेट ही नहीं कर रहे, उनको बता ही नहीं रहे। अब जब बच्चे और बच्ची को यही इल्म जो है, बच्चियों को ये इल्म एक ज़माने में अपनी दादी, नानी, माँ से मिला करता था, और बच्चों को ये इल्म जो था वो उसके वालिद और दादा और चचा से मिला करता था। अब ये इल्म बच्चे को सोशल मीडिया और गली मोहल्ला दे रहा है। जब वो देगा तब आपको ये प्रॉब्लम पेश है जिसकी अभी बात कीजिए, मोल्ड करना है उसको। अच्छा, फिर मैं हमेशा एक बात से हैरान हो जाता हूँ, क्या आप या मैं ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जिस्म की तौसीह हैं या वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं? क्या फ़राल फ़िज़ा के जिस्म की, रूह की कोई आगे मतलब उसकी एक्सटेंशन है?
या फराल एक खुद जिंदा जीता जागता इंसान है? मुझे लगता है फराल खुद एक अपना ऐसे ही होना चाहिए ना। इंडिपेंडेंट तो जब आप ये कहें कि जैसा फिजा सोचती है फराल वैसा बने, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये मुमकिन है? तो हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, फौजी। और भाई नहीं बन सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी नज़र से बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे के क्या शौक है, क्या ज़ौक है, क्या मसाइल हैं, क्या जिस्म में गुजरी, क्या ब्रेन में गुजरी, क्या सोच है उसकी, क्या बनना चाहता है, किससे मुतासर है, कौन उसका आइडियल है। आप बच्चे से पूछने नहीं चाहते, आप एकदम चाहते हो 9-10 साल का बच्चा हो और एकदम मेरी तरह 50 एज का पहुंच जाए। ये मुमकिन नहीं है, इस तरह से होता नहीं है। बच्चे का एक स्लो प्रोसेस है। फिर आप देखिए कि इस एज में बच्चों को जज्बात बहुत, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन बड़ा होता है। हमें भी था जब हम इस एज में थे, ज़रा सी बात पे हम पेरेंट्स के ऊपर मतलब वो चीखते थे तो हम आगे से रिएक्ट करते थे। क्या कितने पेरेंट्स को ये बात पता है कि जो इंसानी दिमाग का दायां हिस्सा है जो कि जज्बात का है, वो तो डेवलप हो जाता है 10 से 11 साल में, लेकिन जो जज्बात पर काबू पाने वाला हिस्सा है बायां ब्रेन, वो 20 से 25 साल की उम्र में जाकर बनता है। वो जज्बात आपको मैं एक बड़ी मिसाल दूं। जैसे फराल है, मैं शोबिज़ में, आपको पता है शोबिज़ में आज भी ऐसे माशरे में हमारे लोग हिस्सा हैं जिनमें शोबिज़ को इतनी तरजीह नहीं देते और शोबिज़ के लोगों को आप बहुत कोई इज्जत की निगाह से नहीं देख रहे होते, जबकि कितना स्ट्रगल करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं शोबिज़ की भी औरतें। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे आप पाए जाते हैं, आपको भी पता है। मगर मुझे लगता है फ़राल छोटी सी एज में भी अभी इस ट्रॉमे पे है, क्योंकि हमारा माशरा जो है उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करवा रहा, इस चीज़ का फ़ख्र नहीं करवा रहा। मतलब ये बताने के बजाय कि फ़राल अगर चाहे शोबिज़ में आना, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी मामा की तरह बन जाएं, ठीक है। उसको ये कहा जाएगा नहीं बेटा, स्कूल्स में भी अलग से उसको जो टीचर्स भी होंगे, जो उसके रिश्तेदार भी होंगे, वो ये कहेंगे नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है, नहीं बेटा आपने इंजीनियर बनना है, नहीं बेटा आपने IT में बनना है, आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। मगर वो ये कहेगी ना नहीं मैंने मामा जैसा, नहीं बेटा आपने कुछ बनना है। लो क्यों मामा जैसा क्यों नहीं बन सकती? मामा भी तो कुछ बनी हुई है। नहीं आपने कुछ बनना है। मैं भी तो कुछ बनी हुई हूँ, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ लिख के कुछ बनी हूँ, मेहनत करके बनी हूँ, धक्के खा के इधर आई हूँ, मेरी भी स्ट्रगल है। अगर वो मेरे जैसा बनना चाहती है तो उसको क्यों नहीं हम लोग माशरे में ये कहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है आप अपनी मामा के जैसा बनना चाहती हैं, अब बने। नहीं कहा जाता नहीं बेटा आपको कुछ बनना है। असल में हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल्चर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमने पहले दिन से ही फ़नकार को इज़्ज़त नहीं दी। क्या वजह थी कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब अपना तबला उठाकर हिंदुस्तान चले गए। इतने बड़े उस्ताद थे जो कहते थे जब गाते थे तो राग उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाया करते थे। बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में फ़नकार को इज़्ज़त दी जाती है और समझा जाता है कि सबसे काबिल इज़्ज़त है। अभी आपने बात की तो एक छोटा सा ज़ख्म मैं भी आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं को 8-9 दिन लाहौर से बाहर रहा। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पास गया हुआ था, उम्रे से वो आए ईद वाले दिन सुबह और वो नमूनिया का शिकार हो गए। जब मैं गया अपने आबाई शहर में और गांव में और दोस्तों से मिला तो फ़िज़ा आप हैरान होंगी कि इससे पहले जब मैं जाता था तो 99.9% क्वेश्चन मुझसे होते थे। इस बार 99.9% क्वेश्चन मुझसे आप पर हुए हैं। बिल्कुल आपने जो बात की, मैं उस दुख के बराबर का शरीक हूँ। मुझे बार बार एक बात पूछी जाती थी कि फ़िज़ा कैसी है, नहीं वो बाकी फ़नकारों की तरह ही है, नहीं वो अच्छी है, वो पढ़ी लिखी है। मैं शुरू में तो मैंने ये समझा कि शायद ईगरनेस है, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और फिर मुझ पर भी तनकीद की कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कि आप तुम तो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, किताबें लिखते थे, तुम इधर किधर चले गए हो। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं अपनी तमाम नशरियात को मैं एक एक बात जो मैं बोलता हूँ कहता हूँ मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने यहाँ स्टूडियो में बैठकर सेट के ऊपर या ऑफ द सेट, यानी जब कैमरा बंद भी हो जाता है, हमने कभी भी कोई ऐसी बात की हो जो इस मुल्क के कल्चर के, रिलीजन के, फैब्रिक के अगेंस्ट हो। हमने हमेशा अच्छी बातें की, उनको अच्छा बताया। फिर क्या वजह है कि हम फ़नकार नहीं बन सकते? फिर क्या वजह है कि फ़नकार के बच्चों को वो इज़्ज़त नहीं मिलती? मैंने जब अपनी बेटी को मॉडलिंग की इजाज़त दी, वो नमल यूनिवर्सिटी से BS इंग्लिश लिटरेचर किया, उसने एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। एक दिन मुझे कह बहुत अच्छी सैलरी फ़िज़ा ले रही थी, इतनी मेरी सैलरी नहीं थी जब मैंने जॉब शुरू की, शायद मैं 10 साल बाद सैलरी पहुंचा जो उसकी स्टार्ट में थी। 3 माह जॉब करने का मुझे कहती है पापा मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटी जॉब, कहती पापा छोड़ दूँगी, मुझे उसके अंदर ग्रोथ नज़र नहीं आती। मैंने कहा बेटी कर लोगी आप मॉडलिंग? उसने कहा पापा कर लूँगी। मैंने कहा शुरू करो। फ़िज़ा उसने शुरू की, स्टार्ट में 5000 से उसने शुरू किया, अब बहुत अच्छे पैसे ले रही है, बहुत अच्छा PR है। मगर एक मेरे बहुत करीबी दोस्त और सादात फैमिली के साथ बड़ी मैं उनकी इज़्ज़त करता था,
एक दिन मुझे कहते हैं कि आपकी बेटी मॉडलिंग करती है, बड़ी नफरत और हकारत के साथ। है? मैंने कहा जी मॉडलिंग करती है। कहने लगे आप तो शरीफ आदमी थे। तो मैंने कहा क्या शरीफ लोग मॉडलिंग नहीं करते? मैंने कहा मैंने तो अपनी बेटी को 100 दफ़ा कहा है बेटा कहीं बूढ़े की ज़रूरत हो तो तुम्हारा बाप हाजिर है, मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, तेरी माँ मॉडलिंग करना चाहती है। मैंने कहा मैं तो उसको बहुत काबिल इज़्ज़त समझता हूँ और मैं समझता हूँ मेरी बेटी ने ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन किया। मुझे सबसे अच्छा उस दिन लगा कि का अल्लाह शुक्र है तूने इस काबिल किया कि मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। उसने मुझे ख्वाहिश की, मैंने कहा बेटी फ़ौरन कल नहीं आज ही जॉब छोड़ो, यहीं से मैसेज करो मैंने आज नहीं आना और तुम अपनी मॉडलिंग शुरू करो। सो सोसाइटी के ट्रेंड्स तो वही हैं जो आप कहते हैं। लेकिन वही बात वहीं पर आ जाता हूँ वापस, ये जो फराल की एज के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं उनको आपने और मैंने प्रिपेयर करना, तैयार करना है। ये बुलेट्स हैं जो उनको लग रहे हैं। ये जिस जनरेशन की आप आज बात कर रही हैं ना, ये बुलेट्स हैं। एक बुलेट लगेगा उस्ताद का, एक बुलेट लगेगा मदरसे का, एक बुलेट लगेगा आलम का, एक बुलेट लगेगा आपके साथ सफ़र करने वाले का। ये बुलेट क्या मारेंगे? तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप। अब एक तरीका तो ये है जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बुलेट से बचना है, ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ। कितने बुलेट से बचेगी फ़िलहाल? एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताऊँ, वो है बुलेट प्रूफ हो जाना। हमने अपने बच्चों को बुलेट प्रूफ करना है। आओ इधर आ सितमगर, तीर आजमाओ, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊं। तो उनको कहें कि बुलेट प्रूफ हो जाएं। जितने लोग बात करें उसको एंजॉय करना शुरू करें। क्या बात कही है, क्या बात कही। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात करें टीन एज के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं बच्चे, या तो बिगड़ जाते हैं या फिर उनकी लगाम जो है पेरेंट्स के हाथ में आ जाती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है ऐसी बातें जो मोटी मोटी आपको पेरेंट्स को ज़रूर सिखानी चाहिए, तो उनमें प्लीज़ वो बता दीजिए। जी ज़रूर। सबसे पहली बात तो ये, इस एज में बच्चे होते हैं खतरों के खिलाड़ी। हाँ। और बच्चे का दिल करता है कि वन व्हीलिंग करे, बच्चे का दिल करता है ख़तरनाक स्टंट करे, बच्चे का दिल करता है अपनी जान को ख़तरे में डाले। क्योंकि एज ही ऐसी है कि आपका दिल करता है कि मार का सरजद हो। अच्छा, इस एज में क्रश बड़ा होता है। टीचर के ऊपर क्रश, किसी टीवी की पर्सनैलिटी के ऊपर क्रश। और फिर उस क्रश को मुतासर करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे कमेंट्स, इस तरह की वीडियोज़, इस तरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस एज का खासा है। यही वो एज है ना जिसमें थूक से बाल चिपकाए जाते हैं। देखो ना, मतलब किसी एज में जब आपको अकल आ जाएगी तो आप ये करेंगे काम, तो फिर बगैर अकल के काम करें तो अकल को हर वक्त साथ नहीं रखना चाहिए, कभी कभार मजा भी लेना चाहिए जिंदगी का। फिर जो वालिदैन को समझने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये कि इस एज, टीन एज के किसी बच्चे की बात से इत्तेफाक या अदम इत्तेफाक नहीं करना। अच्छा, सिर्फ बात करनी है। अच्छा, ये जो हमारी एक आदत है ना कि बेटा नहीं ये बात नहीं ठीक, नहीं बेटा ये बात ठीक है, ये इत्तेफाक और अदम इत्तेफाक है। अच्छा। नहीं, बच्चे के लिए आपने ओपन एंड क्वेश्चन रखना है। बच्चे को एक बात बतानी है, अपना व्यू पॉइंट बताना है, अपनी तवक्कुआत बतानी है। बच्चे की बात को सही या गलत के में आपने जांचना नहीं है, जजमेंटल नहीं आपने बच्चे के बारे में हो जाना। अदरवाइज बच्चा पूरी ज़िंदगी आपकी जजमेंट के ऊपर चलता रहेगा, आपको खुश करने के लिए वो हरकतें करता रहेगा और वो देखता रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ये वो एज है जब आपने बातों से बच्चे को नहीं समझाना, जब आपने अमल से समझाना है बच्चों को। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ बड़ी मज़ेदार। एक बच्ची थी, वो आबशार से गिरता पानी देख रही थी। 6 साल उसकी उम्र थी बच्ची की। तो एक बाबा उसको देख रहा था। उस बाबा पास के उसने कहा, बेटी क्या तुम 2 उंगलियों की दर्ज बनाकर इस गिरते पानी में से किसी एक कतरे को गिरते देख सकती हो? उसने कहा, डियर ओल्ड मैन, ये कैसे पॉसिबल है कि 2 उंगलियों की दर्ज में हल्के से सुराख में एक कतरा ढूंढे? उसने कहा, बेटी इसको साइंस कहते हैं, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसने बच्ची को इस तरह से 2 उंगलियों में एक कतरा करके उसको गिरते ऐसे दिखाया, बार बार ऐसे प्रैक्टिस करता। बच्ची ने भी शुरू कर दी। वो बाबे का नाम था आइंस्टाइन। और वो बच्ची जो थी जब बड़ी हुई तो आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट की सरबराह बनी, पहली खातून सरबराह। जब उससे पूछा कि हाउ डिड यू कम टू दिस अचीवमेंट, कैसे आपने हासिल की? उसने कहा, ये मैंने 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन से सीख कर हासिल की, जिसने मुझे 6 साल की उम्र में 2 उंगलियों की दर्ज से साइंस सिखा दी। अगर आप अपने बच्चे को आज कुछ सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल आइंस्टाइन का अंदाज़ अपनाइए, डू इट, उसे करके दिखाइए, वो बात प्रैक्टिकल करके दिखाइए, उसे नसीहतें ना कीजिए। तीसरी बात याद रखिए, बार बार बच्चे को एक ही बात ना कहिए, जो आप कह रहे हैं बच्चा वैसे ही हो जाएगा।
अमूमी तौर पे हम पेरेंट्स कहते हैं तू नालायक है, तू कुछ नहीं करना, तू ऐसे ही रहना है, तुझे पैदा करके मैंने नुकसान किया अपना, तू हमारे ख़ानदान का नाम डुबो देगा। बार बार हम बच्चे के जहन में ये ब्लैंक स्लेट के ऊपर ये चीज़ें नक्श हो जाती हैं। प्लीज़ बच्चे को एक बात बार बार ना करें। चौथी बात, एक ही वक्त में बच्चे को 1 घंटे का लेक्चर ना दे, बराए मेहरबानी कैसेट ना चला दिया करें। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को 1 से 2 मिनट बाद बताएं, उसके बाद फिर 2, 4, 5 घंटे बाद 1 से 2 मिनट बाद बताएं, फिर 5, 7 घंटे बाद 1 से 2 मिनट। जस्ट 1 to 2, जैसे आजकल नहीं हमारा टिकटॉक या जैसे आजकल हम वीडियो बनाते हैं 1 से 2 मिनट की, इतनी चलती है, लंबी लंबी वीडियो कोई नहीं देखना चाहता। आजकल का बच्चा भी आपकी लंबी लंबी नसीहतों से बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहता, वो आपको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देगा। 5वीं बात, हमेशा बच्चे की खामियां और गलतियों की जगह बच्चे की कामयाबियों और खूबियों के ऊपर बात कीजिए। छोड़ दीजिए कि उसके अंदर क्या कमी रह गई है। वो हर इंसान के अंदर, आपके अंदर उससे ज़्यादा कमी है, बल्कि वो वालिदैन कमी और खामी ज़्यादा एहसास दिलाते हैं फ़िज़ा, जिनके अपने अंदर होती हैं। वो अपनी कमियां दूर करने के लिए बच्चे के अंदर खूबियां पैदा करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई तुम्हारी सारी कमियां मेरे बच्चे ने पूरी करनी है। अगर डॉक्टर काशिफ जो है वो 2 नंबरों से मेरिट में रह गया कहीं पर CSS में या PMS में, तो ये बच्चा तुम्हारा पूरी करेगा, तुमने क्यों नहीं कर ली? तो उस बच्चे पर इतना बोझ ना ला दें कि उसकी कमरी बेचारे की जो है ना वो नीचे हो जाए। उसके बाद याद रखिए कि बच्चों को मसाइल के हल और फैसला साजी में हमेशा बच्चों को आगे करें। मसलन एक दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि फ़िज़ा जब भी आपने मदद करनी हो किसी की, अगरचे आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने एक दिन देखा आप खुद ही कर रही थी, मैंने कहा था बच्ची से मदद करवाएं फ़राल से। ये आपके ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। आपने किसी फ़कीर को 1 आना 1 रुपया भी देना है, आपने किसी काम करने वाली की मदद करनी है, ईद देनी है, शबरात देनी है, आपने अपना फितराना अदा करना है, आपने ज़कात अदा करनी है। आप अपने टीनेज बच्चों के हाथों से दिलाएं, उनको देना आए, उनको मदद करना आए, फैसला साजी उनके जहन में हो। बल्कि उनको ये भी बताएं कि फ़राल बेटी मैंने आपको ये 1000 रुपया दिया देने के लिए, अब देखते हैं आप इसमें अपने पास से क्या ऐड करती हैं। वो फ़राल इसी एज में अब्दुल सारिदी बन जाएगी। वो जब अपने पास से 10 रुपये भी शामिल कर दे, 5 रुपये भी, 1 रुपया भी शामिल कर दे, तो उसने देना सीख लिया। फिर जो फैसले घर के करते हैं, बड़ी अजीब बात लगेगी सुनने वालों को। मिसाल के तौर पर आपने घर खरीदना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, करनी तो आपने अपनी मर्जी है। एक बार अपने टीनेज बेटे और बेटी से पूछें ज़रूर। आपने बड़े बहन भाई की शादी करनी है, मशवरा ज़रूर लें उससे। उसको ये होगा कि मुझे अहमियत दी गई है, मुझे माना गया बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट बताया। और बाकी इस तरह की चीज़ें हम जब मोस्टली करते हैं तो घरों में बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आप कमरे में जाइएगा, हमने बात करनी है। बहन के रिश्ते की बात हो रही तो बेटा आप जाइएगा, टीनेज वाले जितने बच्चे भाई बहन होंगे उनको बोलेंगे आप अंदर जाके बैठे, हमने बात करनी है ज़रा। तो ये वाली चीज़ें नहीं, फैसले में बिठाएं, चीज़ों को सुनाएं और उनसे मशवरा भी लें। वेरी नाइस पॉइंट। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। एक कॉफ़ी काशिफ साहब के लिए कह दीजिएगा, उनको कॉफ़ी चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी, जो एग्रेसिव किस्म के गाने आ गए अब भी, जैसे सिद्धू मूसा के कुछ गाने आप ले लें, कुछ ऐसे लफ्ज़ों वाले गाने होते हैं और भी ऐसे ट्रेंडिंग पे गाने जिनमें बच्चे ना वो गाने सुन सुन के एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक लवर सारे ही आपको पता है, और इस टीन एज में तो बड़ा दिल करता है गाने सुनने का। अब वो नशों में भी पड़ जाते हैं, एग्रेसिव लफ्ज़ों के साथ उनके मुंह में चढ़ जाते हैं, वो उस तरह के लफ्ज़ों के साथ अपनी पर्सनालिटी को मैच करना शुरू कर देते हैं। वो आपको पता है संजय दत्त की मूवी आई थी 50 तोला, तो उसके बाद वो चेन पहन के 50 तोला ही करते रहते थे लड़के। तो ये आप इसमें क्या कहेंगे, जो एग्रेसिव इस तरह के सिंगर्स को और गानों को और लफ्ज़ों को? इसे हम कहते हैं लर्निंग बाई मॉडलिंग, लर्निंग बाई इमिटेशन भी कहा जाता है। ये दुनिया में लर्न करने का सबसे बड़ा एक मोड है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फिल्मों में, गानों में नफ़रत करने के लिए किरदार बनाए जाते हैं वो बहुत ग्लैमराइज होते हैं। छोटा बच्चा जो है टीनेज, वो बहुत जल्द ग्लैमर चीज़ों से, उसको ये नहीं पता क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया, जज्बात पर काबू पाने का सिस्टम डेवलप ही नहीं है उसका। वो अट्रैक्ट होता है जब वो देखता है सिद्धू मूसे वाले ने जो जुमले बोले हैं वो अगेंस्ट सोसाइटी है, अगेंस्ट ज़मींदार हैं, अगेंस्ट अमीर आदमी है, अगेंस्ट पावर है, अगेंस्ट अथॉरिटी है। अब सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि बच्चा संजय दत्त के जुमले या सिद्धू मूसेवाले के गाने के मिसरे क्यों बोल रहा है, क्यों पसंद है? उनका तो इशू ये है कि वो सोसाइटी के एक ऐसी सेगमेंट के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं जो पूरे के पूरे ज़राए आमदोरफ्त को खा रहे हैं, ज़राए जो कमाने के हैं उसको खा रहे हैं। बच्चे को क्या इशू है?
इसको समझने की ज़रूरत है। बच्चे को भी इश्यू है जब उसके ऊपर उसके पेरेंट्स बेजा अथॉरिटी रखते हैं, तो बच्चे को वही लगता है जो सिद्धू मूसेवाले को या संजय दत्त को विलन के ख़िलाफ़ लगता है। बच्चे का उस वक़्त का विलन उसके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे का उस वक़्त के विलन उसके दादा दादी नाना नानी होते हैं जो बेजा उसके ऊपर। मसलन देखें, आप जब भी अपने बेटे या बेटी के पास बैठते हैं, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, आपकी या अपनी नहीं, तो हम बच्चों को अपनी पसंद की गुफ्तगू करने पे मजबूर करते हैं। कितनी दफ़ा हमने बच्चों की पसंद पर गुफ्तगू की है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, हम 5 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं ईद पे मैंने देखा कि हमारे बच्चे ताश की पत्ते लेकर, छोटे बच्चे से लेकर, जो छोटे भाई का सबसे छोटा बेटा है ना 4 साल 5 साल का, उससे लेकर तो जो मेरी बेटी है वो सबसे बड़ी है 24 की एज की है, इसके दौरान के सारे बच्चे दायरे में बैठे खेल रहे थे। मैं उठा और मैं जाके उनके पास बैठ गया, मैंने कहा मुझे भी सिखाओ, मुझे नहीं आता। तो वो बच्चों ने बाद में कहा कि हमारी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट था कि मेरा ताया अबू हमारे साथ बैठे हुए थे। क्या किया मैंने? सिर्फ बच्चों की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। अगर मैं कहता बेटा छोड़ो इसको, घर का काम करो, सफाई करो, ये, तो दरअसल बच्चों की पसंद के ऊपर मैं अपनी पसंद को तरजीह दे रहा था। अब जब मैं अथॉरिटी दिखाता हूँ बच्चों को, ये करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तो फिर बच्चे उसके अगेंस्ट वही अमल करेंगे जो फिल्मों में गानों में देखेंगे। वो अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे उसको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों से तल्लक बनाएं, आप उनको मुलाजिम या अपना कोई ज़ाती ग़ुलाम ना समझें कि जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे ही। एक मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मिसाल देता हूँ, यू विल रियली इंजॉय। ये जस्टिस कियानी साहब की है। जस्टिस कियानी साहब की किताब का नाम है अफ़कारे परेशान। पाकिस्तान में जुडिशरी में बहुत बड़ा मकाम है जस्टिस M.R. कियानी, रुस्तम कियानी साहब का। वो कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में एक भट्टे के पास से गुजर रहा था, तो भट्टे पे ईंटें बन रही थी जो मकान बनाने के काम आती, ब्रिक्स। तो कहते हैं मैंने एक ईंट उठाई, तो मैंने किसी सुना था कि ईंट को ईंट से मारो तो पता चलता है कितनी अच्छी ईंट है। कहते मैंने मारी, वो भुरभुरी सी थी, उसमें से टन की आवाज़ ही नहीं आई। तो कहते मैंने भट्टे बनाने वाले से पूछा, वो ईंटें बनाने वाले से, यार तुम्हारी ईंटें भुरभुरी सी हैं, ऐसे टूट गई। उसने कहा बाऊजी इसके अंदर कवाम नहीं है। कहते मैंने कहा कवाम क्या होता है? उसने कहा चिकनी मिट्टी होती है जो मुल्तान से मिलती है। उसने कहा डाली क्यों नहीं आपने? उसने कहा बाऊजी एक तो दूर बहुत है, दूसरी महंगी बहुत होती है। कहते खड़े खड़े मैंने आंखें बंद की और मेरे जहन में अपनी कौम आ गई, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे टीनेजर आ गए। मैंने सोचा कि आज अगर मेरे ये छोटे बच्चे टीनेजर अगर ये भुरभुरे हो गए हैं तो कहीं उस्ताद और वालिदैन ने कवाम की कमी कर दी है। कवाम कहीं दूर से मेहनत से मिलता था, इन्होंने डाला नहीं। फिर उन्होंने एक जुमला बोला कि अगर आज के बच्चों को मोहब्बत से तालीम दी जाए, तरबियत दी जाए, तो बच्चा छुट्टी वाले दिन भी स्कूल के ख्वाब देखे। वाह! क्या आज असातिज़ा, क्या आज वालिदैन उस तरह से बच्चों को तरबियत दे रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स को अथॉरिटी समझकर रिएक्ट ना करें, उनको अपने जिस्म का और अपनी रूह का हिस्सा समझकर उनकी अताअत करें। ये तब होगा जब आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक बहुत खूबसूरत जुमला, एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खान जी आपने कव्वाली की जो एक असल शक्ल थी उसको ख़राब नहीं कर दिया? तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़िंदगी में 2 तरीके होते हैं, या किसी के पीछे लग जाओ या किसी को अपने पीछे लगा लो। मैं पहले कौम के पीछे लगा हूँ, जब इनके पीछे लगूंगा तो फिर जब मुड़ूंगा ये सारे मेरे पीछे लग जाएंगे। तो बच्चों के पहले पीछे लगे, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाएं, फिर उनको बताएं कि आप क्या चाहते हैं। What a good idea, seriously. I'll take a short break. We'll be right back. बाहर निकलते हैं और बिल्कुल किसी से बात हो रही है तो झगड़ा हो रहा है लड़के से, तो उसको हाथ पैर भी मार देंगे, वो उसको मुंह तोड़ देगा, वो उसको गालियाँ निकाल देंगे, उसके घर तक चले जाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस। अभी तो जब थोड़ी सी एज आ जाती है, लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो किसी घर की बेल बजाते हुए 10 बार सोचते हैं कि झगड़ा तो मेरा इस बंदे के साथ है, इसके घर वालों को क्यों तकलीफ दूँ, इसकी बुजुर्ग माँ को या बाप को क्यों तकलीफ, यही सोच में आती है। मगर टीन एज में ये चीज़ें नहीं आती हैं। बेल बजाना तो आपको पता है, गुस्से से निकल बाहर, इधर आ, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मारपीट कुटाई, शर्ट पट फाड़ देना। तो ये इस सिचुएशन को टीन एज के जो बच्चे हैं वो कैसे कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा जो कसूरवार है ना, वो आपकी रियासत और आपकी हुकूमत है। उसकी वजह सुनने क्या है, WHO ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के 4 से 5 साल के बच्चे को 24 घंटे में से 1 घंटा
वर्जिश करते हुए ग्राउंड में गुजारना चाहिए। टीनेज बच्चे को 24 घंटे में से 1.5 से 2 घंटे यानी 90 मिनट से 120 मिनट ग्राउंड में गुजारने चाहिए। ठीक है। वो जो बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंज जिनका मैंने पहले जिक्र किया, वो जब आती हैं तो एक मुंह और घोड़ा होता है बच्चा, उसका दिल करता है कि वो अपनी बॉडी को इस्तेमाल करे, अपने ब्रेन को, अपने सर को, अपने हाथों को, अपने पाँव को। अब इसकी जो बेस्ट चीज़ होती है वो ग्राउंड होता है, वर्जिश होती है, जिम होते हैं, क्लब होते हैं। अब आपने सारे ग्राउंड ख़त्म करके तो आपने बना दी हाउसिंग सोसाइटीज़। बच्चों के लिए खेलने का मैदान कोई नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मैं अक्सर पेरेंट्स से पूछता हूँ, आपसे भी बल्कि मैं सवाल करने वाला था, क्योंकि मैंने कहा आज मैं भी आपसे पूछूंगा कि आप एक दिन में कितनी बार अपनी बेटी को ग्राउंड में लेकर जाती हैं? हम रोज़ ही, हम बाहर ही खेलते हैं। हाँ, तो मुझे खेलते सवाल ये है कूदते कि जब आप बच्चों को लॉन में खिलाएंगे नहीं, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, रनिंग नहीं कराएंगे, तो वही करेगा ना बच्चा जो आपने कहा, उसके अंदर जज्बात हैं, वो कहाँ लेकर जाए? फिर और इसमें अच्छा, और इसका फ़ायदा एक और चीज़, मेरे कितने एक्सपेंस बचे, मैं टॉयज़ फ़राल नहीं लेती होती थी ना, मैं इतने महंगे मुझसे टॉयज़ वो मांगती थी, उसको टॉय शॉप लेके भी जाओ तो देखती थी उसका वहीं दिल भर जाता, तो वहीं रख देती थी। मेरा बड़ा खर्चा बचा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता था कि हमने शाम में बाहर पार्क में जाना है, साइकिल चलानी है, हमने खेलना है, हमने फुटबॉल खेलनी है, कैच खेलना है, भागम दौड़ी खेलनी है, पकड़म पकड़ाई खेलनी, हमारी यही प्लानिंग होती थी। और अगर नहीं जाते थे तो फिर वो रोती थी कि चलें, आपने कहा था मामा शाम होने वाली है, आपने देखा होगा उससे उसके ब्रेन की, और उस ब्रेन की वजह से उसकी बॉडी की जो है ना वो बहुत अच्छी मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही होगी। हाँ, मेरे खर्चा भी कम हुआ, मुझे खर्चा भी कम हुआ। अब यहाँ पर दो बातें जहन में रखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कर दी खिलौनों की और टॉयज़ की। पहली बात ये कि बचपन से लेकर टीनेज तक बच्चे को वो खिलौना लेकर दें जिससे बच्चा खेले, टॉय बच्चे से ना खेले। ये बहुत अहम बात है। हाँ, मैं समझाता हूँ। हम बच्चों को खिलौना लेकर देते हैं, इसके अंदर सेल डालते हैं और बच्चा खिलौने के पीछे पीछे होता है। हाँ। नहीं, बच्चे को वो खिलौना देकर जिसको बच्चा रन करे, जिसको बच्चा चलाए, यानी उसके अंदर सेल ना हो, उसके अंदर पावर ना हो, बच्चा अपनी पावर ऐड करे उस खिलौने के अंदर, वो खिलौना बच्चा खेले, बच्चा उसको अपनी मर्जी से यूज करे, ना कि उसकी मर्जी से बच्चा यूज होना शुरू हो जाए। ये पहली बात। दूसरी बात इसी से मुझे जहन में आई, कई वालिदैन अपने टीनेज बच्चों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात है। मसलन बच्चे जो कहते हैं वालिदैन मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे भी इमोशनल होते हैं, जैसे आपने कहा हाथ छोट होते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को जाके बेल बजाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। जब पेरेंट्स बच्चों के हाथों खिलौना बन जाते हैं, कौन से पेरेंट्स बच्चों के हाथों खिलौना बनते हैं? याद रखिए, बच्चा इतना समझदार होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता था कि दुनिया की सबसे मुश्किल साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल। वजह क्या है? ये इतने तेज होते हैं बच्चे, इतने ब्लैकमेलर होते हैं बच्चे, ये अपने वालिदैन को ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली। खाना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, गिला करेंगे, कमरे में चले जाएंगे। वालिदैन परेशान हो, बेटा नहीं बेटा आप जैसे कहते हो। ऐसे मौक़ों पर टोकन इकोनॉमी, टोकन स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए, यानी रिवार्ड दीजिए और जो रिवार्ड ऑलरेडी दिया हुआ है वो वापस ले लीजिए। नंबर 2, उस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप इनको ट्रीटमेंट दें अगर अच्छा काम करें, और बुरा करें तो पनिश करें। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक टीनेज के ऊपर था और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अपने बच्चों को पहले से ही टीनेज की एज में लाने से पहले तक आपने किस तरीके से मोल करना है, कैसे उनके मेंटल सिचुएशंस के साथ दोस्ती करनी है, हैंडल करना है, और उनकी लगाम कैसे आपके हाथ में रह सकती है। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी। मैं क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में बिजी थी, तो मैंने अपने शो पर अनाउंस कर दिया था कि भाई अगर फ़राल BC ग्रेड भी ले आती है तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया नहीं, मैंने टाइम नहीं दिया, मैं तो अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। तो कल फ़राल का रिजल्ट था, फ़राल A ग्रेड लेकर आई और मैं इतना खुश, मैं रो रही थी लिटरली कि मैंने उसको पढ़ाया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद उसकी अपनी तैयारी से। और वो मुझे कहती है कि मामा आपने ये लोगों को कह दिया था ना, तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा कि आप मुझे पढ़ा नहीं सकती, कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ के दिखाऊँ। तो बच्चों को इस तरीके से हैंडल करें, ना कि ये कह कि नहीं तुमने ग्रेड लाना है वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।